हेलो। हाँ बच्चों, आज हम सीखेंगे मेंडल के नियम। ये जो नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जेनेटिक्स को समझने के लिए, क्योंकि ग्रोवर जॉन मेंडल को हम अनुवांशिकी का जनक कहते हैं, पिता कहते हैं। तो उन्हीं ने 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अभिमन का नियम। इसके अलावा भी बहुत सारे और नियम हैं जो इनके सिद्धांतों से बने हुए हैं। तो जितनी भी बेसिक नॉलेज है हम पहले इस प्रभाविता के नियम में सीखेंगे। बात हो गई? इसमें प्रभाविता के नियम और इसकी शब्दावली भी यहीं पर हमें आपको सीखनी है। जैसे मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम में 2 पौधों का चुनाव किया। पहला पौधा था जिसे शुद्ध लंबा मेल पौधा लिया। ये कैसा था? इसके अंदर होमोजाइज कंडीशन थी, यानी इसके सभी जीन के शुद्ध थे। यानी कि 7 पीढ़ी तक इन्होंने क्रॉस कराया, एक ही पीढ़ी में 7 पीढ़ियों तक क्रॉस कराया, तो जो लक्षण प्राप्त हुए वो शुद्ध माने गए थे। तो इसी प्रकार से शुद्ध लंबा पौधा लिया, इसको हमने कैपिटल TT से प्रदर्शित किया। और ये कैसा है? डिप्लॉइड टुकड़ित भी पौधा है और डोमिनेंट प्रभावी गुण वाला पौधा है। का हमने परपरागण कराया शुद्ध बौने पौधे, मतलब बोना पौधा, फीमेल कैरेक्टर लिया। अप्रभावी गुण वाला लिया और कैसा था? होमोजाइगस, यानी उसके अंदर जो जीन थे वो दोनों समान प्रकार के थे। यानी वो भी इसी प्रकार से जैसे 7 पीढ़ी तक इनको क्रॉस कराया, इससे शुद्ध लक्षण वाले पौधे प्राप्त हो गए। तो वो भी कहता है दुगुणित, डिप्लॉइड दुगुणित, यानी 2n नंबर। हर एक में देखिए एक n नंबर जो जिनमें लैंगिक जनन होता है, एक n नंबर माँ से आता है, एक नंबर पिता से आता है, यानी कि मेल कैरेक्टर से और एक फीमेल कैरेक्टर से, जिससे वो जाइगोट बनने के बाद जो डेवलपमेंट होता है और जो जीव बनता है वो डिप्लॉइड होता है। तो ये इस समय अवस्था कैसी है? डिप्लॉइड है दोनों, 2n नंबर से लिखा गया। और ये कैसा? अप्रभावी गुण वाला। तो ऐसे इसलिए मान लिया गया कि लंबा पौधा बौने पौधे पर प्रभावी गुण होता है, यानी कि तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो बौना पौधा कैसा है? अप्रभावी कैरेक्टर वाला है, इसलिए हमने लिख दिया इसको रिसेसिव, इसको डोमिनेंट। अब हुआ क्या? इन पौधों में एक परिपक्व अवस्था आएगी जब इनमें परागण क्रिया इनके अंदर पुष्पन होता है। पुष्पन के बाद परागकोश या पराग इस तरीके से ये परिपक्व होते हैं। तो यानी परिपक्व अवस्था जब आई तो इनके अंदर गैमेटोजेनेसिस क्रिया हुई। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब हुआ कि जो मेल पौधा है इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, फीमेल में मैक्रोस्पोरोजेनेसिस क्रिया हुई। सही है? तो इन दोनों के अंदर जो स्पोरोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप हमें गैमीट प्राप्त। अब गैमीट जो बने वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, n नंबर होंगे, क्योंकि यहाँ म्योसिस क्रिया, माइटोसिस म्योसिस क्रिया होती है और इससे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसलिए हमने क्या किया? हैप्लॉइड, यानी कि n गैमीट। ठीक इसी प्रकार से ये फीमेल कैरेक्टर में भी गैमेटोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप गैमीट बने। कैसे बने? हैप्लॉइड बने। नंबर क्या हुआ? n नंबर। दोनों गैमीट जब आपस में मिलेंगे फ्यूजन क्रिया में, तो एक क्रिया यहाँ पर होती है बहुत, जिसे हम कहते हैं संकरण क्रिया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप हमें जाइगोट जो बनेगा, उस जाइगोट से जो पौधे विकसित होंगे, डेवलपमेंट होगा, तो वो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड प्लांट होंगे, हाइब्रिड प्लांट होंगे। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप हाइब्रिड पौधे होंगे। और ये हाइब्रिड पौधों में ये एक T कैपिटल जो है लंबे पौधे से मेल कैरेक्टर से आया, जबकि स्मॉल t जो है फीमेल पौधे से आया। इसलिए दोनों गैमीट इसके अंदर उपस्थित थे, तो इसलिए ये पौधा होगा हेटेरोजाइगस। कैसा होगा? हेटेरोजाइगस। अब यहाँ पर एक और बात है, तो सारे पौधे F1 पीढ़ी में हमें कैसे मिले? हेटेरोजाइगस मिले। और जबकि P1 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल TT और शुद्ध बौने पौधे स्मॉल tt प्रयोग हुए थे। अब ये कैपिटल T और स्मॉल t जो F1 पीढ़ी में जो हमें प्राप्त हुआ F1 जनरेशन में, वो T कैरेक्टर जो है स्मॉल t पर प्रभावी है।
इसलिए ये एक दूसरे के एलिल हैं। जब एक प्रभावी करैक्टर दूसरे अप्रभावी करैक्टर के गुणों को प्रकट नहीं होने देता तो हम किसे कहते हैं, एलील, और ये क्रिया कहलाती एलिलोमार्फ। तो ये सभी पौधे F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त हुए। तो ये जो वर्ड आप यहाँ इस्तेमाल किए गए थे ये इसकी शब्दावली में ज्यादा प्रयोग होते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से सुने, बार बार समझने की कोशिश करें। अगला इसके बाद पृथक्करण का नियम अगली वीडियो में।